अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंजाइम का कि एंजाइम है क्या। फिर हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें 2 थ्योरी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। ठीक है, जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अबाउट एंजाइम इनहिबिशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने। नाउ स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। देखो, एंजाइम्स का ताल्लुक़ है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। और ये रिएक्शन एक ख़ास स्पीड से हो रहा होता है कि इतने मिनट में इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पर मिनट। अब अगर हमें इस रिएक्शन को स्पीड अप करना हो, ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी हो, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो इस रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे। अब ये रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में से हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ कर दे। अब अगर सेम सिनेरियो हम बात करें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है, एक्स रिएक्टेंट है, वाई रिएक्टेंट है जो मिलकर जेड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। ठीक है, बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। बॉडी में खुद ये सब्सटेंस बनते हैं, ये सब्सटेंस ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। इन सब्सटेंस को हम बायो में क्या कह रहे होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेगा। तो क्या इस एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं। बायो मतलब रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैटलिस्ट हमने भी बात की, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। तो एंजाइम को हम दूसरा नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। वो सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन को कैटलाइज करे। कैटलाइज करने का मतलब क्या है, स्पीड अप कर दे, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दे। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया फ्रेडरिच विलियम कुन, ठीक है, इन 1878। अच्छा, अब अगर एंजाइम पे हम मज़ीद बात करें तो एंजाइम्स, ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं मोस्टली एंजाइम। इसके अलावा कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एज एन एंजाइम वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आरएनए के भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एज एन एंजाइम वर्क करते हैं। इन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। राइबो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आरएनए के मॉलिक्यूल, आरएनए के फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं, राइबोजाइम्स। अब ये जो राइबोजाइम्स हैं, इनका ज़्यादातर फंक्शन होता है जेनेटिक रिलेटेड। जेनेटिक रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड, राइबोजाइम्स वहाँ पे उन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसे कि अभी हमने बात की कि एंजाइम ज़्यादातर किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं।
इनका स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल। हमने जब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ग्लोबुलर प्रोटीन को डिस्कस किया था। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनता है? सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब 3 डायमेंशनल फोल्डिंग करता है इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये क्या बना लेता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है और 3 डायमेंशनल होता है। एंजाइम्स हमारे पास कैसे हैं? एंजाइम्स हमारे पास हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब एंजाइम का काम क्या है कि वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। अब यहाँ पर रिएक्शन देखो, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये 2 रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है। एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ईजी बना रहा है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होंगे इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं कि एंजाइम पे जाके अटैच होते हैं। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स मतलब जो रिएक्टेंट है वो एंजाइम पे जाके अटैच होगा। वो रीजन एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एंजाइम पे कहीं भी रिएक्टेंट अटैच नहीं हो जाता। कहाँ पे अटैच होगा? सबस्ट्रेट कहाँ पे लगेगा? एक्टिव साइट पे आके, तभी वो रिएक्शन फिर प्रोसीड होगा। एंजाइम पे एक ख़ास स्पेस है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है। उस स्पेस को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के 2 रीजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरे को हम कहते हैं कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट मतलब जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा, और कैटालाइटिक साइट वो साइट जहाँ पर जिस रीजन में रिएक्टेंट्स के दरमियान, सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्डिंग डेवलप होगी। बेसिकली ये जो एक्टिव साइट बनता है, देखो पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। प्रोटीन मतलब यहाँ पे क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये जो एक्टिव साइट बनती है यहाँ पर भी क्या होते हैं? कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं तो अमाइनो एसिड से वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, वो बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे इन अमाइनो एसिड से जो कि एक्टिव साइट पे मौजूद है। तो वो रीजन जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है एंजाइम से उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये पूरा एक्टिव साइट है। यहाँ पर वो रीजन जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो रहा है उस रीजन को हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग साइट। और एक और रीजन है इस एक्टिव साइट का जहाँ पर ये 2 सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? ये रीजन एक्टिव साइट का कैटालाइटिक साइट। तो इस तरह से एक्टिव साइट के 2 रीजन्स मज़ीद हो गए, एक बाइंडिंग जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं एक्टिव साइट से, और दूसरा रीजन कैटालाइटिक रीजन जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। इसको की और लॉक के मॉडल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक लॉक है, उसकी एक की है, ये लॉक क्या हो गया? एंजाइम हो गया, और ये की क्या है? सबस्ट्रेट के रिएक्टेंट है। जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से रिएक्ट करेगा, मतलब जब इस की को हम इस लॉक में इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, मतलब ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। अब इस लॉक का वो पार्ट जहाँ पे हमने की इंसर्ट करनी है वो क्या हो गया? एक्टिव साइट हो गया। इस लॉक में हम कहीं पर भी की इंसर्ट नहीं करते, उसका एक ख़ास रीजन है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? एंजाइम के केस में एक्टिव साइट। अब ये की जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो रीजन जहाँ पे जाके की बाइंड होगी, अटैच होगी, वो क्या हो जाएगा? एंजाइम के केस में बाइंडिंग साइट। अब जब हमने की रोटेट की तो अंदर कुछ मैकेनिज़म्स हुए, और वो पार्ट्स जो इस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व थे उन्हें हम क्या कहेंगे? एंजाइम के केस में कैटालाइटिक साइट। अब रिज़ल्ट में क्या हुआ? ये लॉक अनलॉक हो गया। यहाँ पर रिज़ल्ट में क्या होगा? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल से इतने ईजीली समझ सकते हैं। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंपल प्रोटीन है। इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। वो एंजाइम जिसमें सिर्फ प्रोटीन होगा उसे क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है ऐसे एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ और ग्रुप भी मौजूद हो। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन के साथ
कुछ और कंपाउंड्स भी होंगे, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, ये स्ट्रक्चर एंजाइम का है, इसमें ये क्या है, सिर्फ प्रोटीन से बना है, तो ये क्या होगा, एपो एंजाइम। जबकि यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, ये प्रोटीन पार्ट है, इसके साथ ये कुछ और ग्रुप्स भी अटैच है, तो अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। एक ये प्रोटीन वाला पार्ट, प्रोटीन, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, ये जो ब्लू कलर से शो हुआ हुआ है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड में 2 पार्ट्स हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लू कलर से शो हुआ हुआ है, ये क्या होगा, कोफैक्टर। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच है, जिसे हमने कोफैक्टर कहा है, ये कोफैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ये कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या फिर ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास आते हैं कुछ मेटल आइंस, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज क्लोराइड आयन। कि ये आयन्स क्या करते हैं, ये इस एंजाइम के साथ अटैच रहते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पार्ट की, ठीक है, नॉन प्रोटीन में जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं कोएंजाइम, और दूसरे को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। डिपेंड करता है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम से परमानेंटली अटैच है या टेम्पररी अटैच है। वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम से परमानेंटली अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। P फॉर प्रोस्थेटिक और P फॉर परमानेंट। तो ये क्या होगा, परमानेंट अटैच रहेगा एंजाइम से। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल में हमारे पास है मैग्नीशियम इन पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम मौजूद होता है और ये मैग्नीशियम कैटालाइटिक फंक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये तो परमानेंट इस रिंग का हिस्सा है ना, ये इससे डिटैच तो नहीं हो सकता, इससे अलग तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये किस में आएगा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में आएगा। और अगर हम बात करें कोएंजाइम्स की, तो कोएंजाइम्स ऐसे हैं जो टेम्पररी अटैच होते हैं, रिएक्शन के वक्त अटैच होंगे। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा NAD का। NAD में क्या होता है, निकोटीन। निकोटीन है विटामिन, इसमें ज़्यादातर विटामिन आते हैं। ठीक है, निकोटीन विटामिन है, ये सिर्फ रिएक्शन के वक्त इससे अटैच होगा। तो ये टेम्परेरी अटैच हो रहा है, सिर्फ रिएक्शन के वक्त अटैच हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये कोएंजाइम है। तो यहाँ पे हमने एंजाइम का स्ट्रक्चर समझा। इस चार्ट को अपने पास नोट कर लो ताकि रिवीजन में और याद करने में ईजी रहे। एक और टर्म हमारे पास है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम हम कब कहेंगे, जब ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक्टिवेटेड हो, फंक्शन कर रहा हो। नॉर्मली जो एंजाइम फंक्शन करते हैं उसमें प्रोटीन पार्ट होता है, इसके अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एंजाइम बन गया। अब जब ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम बॉडी में एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, फंक्शन कर रहा होगा, तो उस वक्त उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम।